Let us continue our exercise part. कहाँ तक पहुंचे हैं? देख लीजिए, लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन नंबर 17। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? पढ़ो नयन, पहले आपसे स्टार्ट करो। If R is set of isosceles right angle triangle and I is set of isosceles triangle, then R is equals to I is subset of proper subset of R is proper subset of I, none of these. बी ऑप्शन क्या पढ़ा? I is proper subset of R. तो ये ऑप्शन है। तो अभी ये ध्यान रखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का सेट समझ लो, और नीचे आई मतलब खाली आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो कौन सा सेट बड़ा होगा? मतलब आर के अंदर आई हो जाएगा या आई के अंदर आर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ तो दो कैटेगरी है, आइसोसेलेस भी ट्राइंगल्स है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। राइट एंगल मतलब सिर्फ ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल जो आइसोसेलेस है, और यहाँ खाली आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल वाले बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये पहले तो मेरे को बताइए, ये नोटेशन का क्या मतलब है?
आपको सुपर सेट मैंने कराया था ना। फिर आपका थियरी निकालो तो। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, सब सेट के अंदर देखो तो समझो ए कंटेन इन बी, तो ए इज अ सबसेट। पर अभी उल्टा देखेंगे ना, तो के बी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ए तो बी में आ चुका है, तो ए बड़ा या बी बड़ा? तो ए इज कंटेंट इन बी, मतलब ए तो सब का सब एलिमेंट बी में आ चुका है, बी में उसके अलावा और कुछ भी रह सकता है। दैट इज व्हाट दैट बी इज बिगर देन ए। तो बी के कॉन्टेक्स्ट में जब स्टेटमेंट बोलना है तो बी विल बिकम अ सुपर सेट ऑफ ए। जैसे ए का कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी बिकम्स सुपर सेट ऑफ, दैट इज रिटन लाइक दिस, है ना? ये नोटेशन है, दिया है ना उन्होंने ऑप्शन बी में। मतलब ये आपको नोटेशन याद आना चाहिए कि भाई हम सबसेट किसको कैसे लिख के बताते हैं, प्रॉपर सबसेट किस कैसे लिख के बताते हैं, समझ में आ रहा है? ये सबसेट की निशानी है, और खाली नीचे लाइन नहीं रहेगा वो प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट उसमें हमने प्रॉपर सबसेट भी डिस्कस किया है, देखो प्रॉपर सबसेट, इसका नोटेशन ये रहा, तो नीचे वो लाइन नहीं रहेगा, बराबर है? तो प्रॉपर सबसेट, सबसेट और सुपर सेट, ये सबका डिफरेंस नोटेशन वाइज मीनिंग वाइज मालूम होना चाहिए। तो अब वापस क्वेश्चन में आते हैं कि अपने पास जो दो सेट है उसमें बड़ा कौन सा है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है सिर्फ इसमें आर में, और आई सेट ऐसा है सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में राइट एंगल वाले भी आ गए ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब सब प्रकार के आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे ना, पर आर में खाली स्पेसिफिक राइट एंगल से आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बड़ा कौन सा हुआ? सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो सबसेट बनेगा आर का, मतलब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए आर विल बिकम सबसेट ऑफ आई। इक्वल तो नहीं रहेगा, पहला ऑप्शन इक्वल तो नहीं हो सकता है, बट दैट सबसेट, मगर अभी सबसेट के अंदर उन लोग ने प्रॉपर सबसेट का निशानी दिया। मतलब प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन बनता है? फिर प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन बनता है? देखो मैंने सामने रखा है, A is said to be a proper subset of B if, पहली बात, every element of set A is an element of set B। ये तो सबसेट की निशानी है कि भाई वो भी प्रॉपर सेट सबसेट का प्रॉपर्टी बनता ही है। दूसरी कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, देखो सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट बी बड़ा है और उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं होना है, मतलब एक या तो एक से ज्यादा हो सकता है ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है वो बी में इंक्लूडेड है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो 1 2 3 है ए, और इसमें 1 2 3 4, तो 4 एक ऐसा एलिमेंट हुआ जो ए में नहीं है, कम से कम एक। अभी इसके साथ 5 6 7 भी मैं लिख देता यहाँ पे तो भी वो मानने में आता था, क्योंकि एटलीस्ट वन एलिमेंट है ना बात। तो यहाँ हम प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं सबसेट को, एंड देयरफॉर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो सेट है वो किसके अंदर दिखना चाहिए? आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल सभी प्रकार के हैं और उसमें राइट एंगल वाले भी आ जाएंगे ना। और राइट एंगल को छोड़ दो, दूसरे वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल भी जो दिखते हैं वो आपका ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है बी वाला, एटलीस्ट वन
एलिमेंट ऐसा भी है कि जो ए में नहीं है, मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है आइसोसेलेस, वो जो बी में रहेंगे वो ए में नहीं दिखेंगे, तो इट मस्ट बी सेड एज प्रॉपर सबसेट। तो 18 का ऑप्शन शुड बी सी, आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आई। जरा बराबर से समझना, गड़बड़ नहीं रखना। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ वापस, मतलब सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, ये खाली डिस्कशन के लिए वापस रिपीट किया कि भाई इसको क्या बोलते हैं भाई, सुपर सेट। इक्वल तो नहीं होना है, आर इज सुपर सेट बोला है मतलब आर बड़ा है क्या आई से? तो नहीं, आई तो सर, आर तो सर खाली आइसोसेलेस राइट एंगल वाले ट्राइंगल है, मगर सब बड़ा सेट कौन सा रहेगा? आइसोसेलेस, जिसमें राइट एंगल वाले भी इंक्लूड हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो इट शुड बी ऑप्शन सी। भाई साहब बैठता है प्रॉपरली समझ लेने का, स्टेटमेंट में क्या सेट का कंसिडरेशन किया है और उसका मतलब क्या है, और डेफिनेशन अपने को मैंने वापस में रिपीट किया आपको। प्रॉपर सबसेट क्या है, सबसेट क्या है, और सुपर सेट किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन मांगते तो लिखो, नहीं तो आप जो समझ लेते हैं तो बेटर है, नो नीड। चलिए, भाई जी आगे बढ़ेंगे। 19, एक सेट दिया है n, ब्रैकेट में n+1, अच्छा अपॉन 2 है, ये मैं ऐसा लिखूंगा अपॉन 2, such that n is positive integer, n is positive integer। तो भाई जी नीचे आपको जो ऑप्शन दिए उसके आधार पे बताइए क्या होगा। फाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट, एन एम्प्टी सेट, नॉन ऑफ दिस। तो भाई साहब पॉजिटिव इंटीजर है, कल हमने वो डिस्कशन में रखा था इंटीजर्स ये सब वगैरह। देखो बस जरूरी समझने की बात है, कहाँ ना कहाँ आपको नंबर सिस्टम को हम लोग रेफर करवा लेते हैं। इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंक्लूडेड है। देखो तो n के जगह पे वैल्यू लेके देखो, पॉजिटिव इंटीजर ना सिर्फ, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 1, फिर 2, 3, ये सब को लेके देखने का है। पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट जाएगा, तो एक बात तो ओरली समझ में आ जाती है कि जितने नंबर इनफाइनाइटली आप पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेंगे इसका आंसर भी इनफाइनाइट बनेगा। सॉल्व करके चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप 1 डालोगे n के जगह पे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, 2 डालोगे कुछ आंसर मिलेगा, ऐसा इनफाइनाइट नंबर डालते जाओगे तो आपको आंसर भी इनफाइनाइटली मिलते जाएंगे कि नहीं। आर गेटिंग? तो आई एम जस्ट नोटिंग डाउन ऑप्शन कौन सा आने वाला है, एन इनफाइनाइट सेट। तुरंत चेक करके लेने का, बैठने का जरूरत नहीं, आंसर क्या आ रहा है उसके पीछे नहीं पड़ना है हमको। हमको ऑप्शन में क्या पूछा है, आंसर उस तरह से नहीं पूछा एग्जैक्टली क्या होएगा, वो उनका नेचर क्या होएगा, वो आंसर जो होगा उसका नेचर रहेगा इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है? तो इफ यू डायरेक्टली कम टू द कंक्लूजन इज बेटर, नो नीड टू सॉल्व सिंप्लीफाई करके इसमें क्या आंसर आएगा चेक करने के बैठने की जरूरत नहीं, यू कैन डू इट
we can conclude directly. Next, set A, if set A is given 1 2 3 1 2 3 5 7, set B रूल मेथड में दिया, देखो एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर, हाँ स्पेसिफिकली एलिमेंट दिए नहीं, वेर एक्स व्हाट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो उन्होंने इस सेट का हवाला दिया है यहाँ पे कि ए सेट के एलिमेंट लेते जाओ और बी सेट के एलिमेंट ढूंढते जाओ, और उसको क्या करके लेने का है, स्क्वायर करके लेने का, तब जाके बी मिलेगा। तो बी क्या मिलेगा जरा रफली बता दीजिए फटाफट ओरली। 1 स्क्वायर 1 4 9 है ना, ये हो जाएगा 25 और 49। तो ये आपका बी सेट रेडी हो गया। अभी इन लोग नीचे का ऑप्शन से अपने को पूछ रहे हैं एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एन ऑफ ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना है 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, तो कोई भी हिसाब से देख लेंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने ही रहने वाले हैं ना, एलिमेंट बदलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, तो ये दोनों सेम है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अभी एक तुमको कंफ्यूजन जैसा उन्होंने किया है, देखो हम लोग भी छोटा मोटा गलती करवाने के लिए, बाकी बहुत फनी चीज है। अभी इन पहला ऑप्शन क्या लिखा है, उन्होंने लिखा एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, स्मॉल भी दिखता है ना तुमको, कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट लिखेंगे तो वो सेट होता है, कैपिटल लेटर होता है सेट, मगर बी तो उन लोगों ने स्मॉल लिखा है, ये स्मॉल लेटर के हिसाब से वो सेट नहीं हो सकता। तो एन ऑफ बी लिखने का मतलब वो बी कैपिटल होना चाहिए, ये भी कंडीशन है, ध्यान में रखना है, क्योंकि बी इज अ सेट, सेट ऑलवेज बी राइट इन अ कैपिटल फॉर्म। भाई समझा क्या ऐसा चालूगिरी करते हैं, समझ में आता है क्या, फंसाने की कोशिश। चलो ठीक है, उन लोगों का डाउट क्रिएट करने का कुछ भी हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 21, ए यूनियन ए, क्या पूछा, ये सब प्रॉपर्टी लिखवाया था, उसका भी कुछ हिस्सा हो सकता है, आप ध्यान रखना, मैंने कलेक्शन का रखा है ना लास्ट में, हाँ उसके अंदर से भी कुछ छोटा छोटा पूछ लेते हैं ऐसा। देखो ए यूनियन ए ही होएगा ना भाई, सेट जो भी है, ए के साथ ए को यूनियन करोगे ए आएगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए, ए और ए के अंदर ए इंटरसेक्शन ए बोलेगा तो खुद ए अकेला आएगा ना, समझ, कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो सेट अज्यूम करके देखने का है, समझो है सेट ए वन वन है ना, तो ए के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन कितना आएगा, दोनों के दोनों कॉमन आएंगे ना, और क्या, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ऑप्शन के आधार पे सोचने का, कभी कभी क्योंकि क्या उन्होंने पूछा तो इक्वल टू करके खाली ऐसा छोड़ दिया है, क्या पूछा है स्पेसिफाई नहीं करा है, तो इसमें अपने को फिर ऑप्शन से हिंट लेना पड़ता है कि विच ऑप्शन विल बी परफेक्ट ऐसा। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो नीचे आप ए ऑप्शन देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, बी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मेरे को ये डी मार्गन लॉ जैसा लग रहा है, देखो अंदर चला गया तो ए को भी कॉम्प्लीमेंट लग गया, बी को भी लग गया, और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया, ऑप्शन सी। भाई 24वां वैसे ही है, वही यूनियन दे के रखा है, अरे इंटरसेक्शन दे के रखा है, मामला वैसा ही है करने का। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन क्रमांक बी।
चलो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन नंबर 25th ए यूनियन ई क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, वापस ब्रैकेट में लिखते हैं ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ई इज अ सुपर सेट, मतलब नोटेशन में बोलेगा तो अभी अपन ने सुपर सेट देखा ना, क्या है कि ऐसा सुपर सेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ए इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ ई और इनमें से प्रॉपर सबसेट ऑफ ई, ऐसा। अभी यहाँ देखो टोटल आपको दो ही सेट दिए, एक तो ई और एक ए, नहीं मालूम है क्या दिया है एग्जैक्ट एलिमेंट उसके, लेकिन मान के चलने का कि जो भी एलिमेंट होंगे उसके आधार पे ये रिलेशन है, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ई के अंदर सब एलिमेंट है जो ए के अंदर है, उसके अलावा भी कुछ रहेगा, तो ई इज सुपर सेट। तो नीचे दिए हुए कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा, समझ आ रहा है? तो ए क्या है ऑप्शन ए, बी क्या है ई, सी क्या है नल सेट, ठीक, और डी नन। तो भाई सीधी बात है, ए और ई को आप यूनियन करोगे तो ई आएगा ना, क्यों? क्योंकि ए के सब एलिमेंट तो ई में है, ठीक है, और दोनों को आप यूनियन करते हो, और एक बात ध्यान रखना, समझ लो ए इज 1 2, ई इज 1 2 4, तो आपका कहीं ए रिपीट एलिमेंट आया अभी, वो तो दो बार थोड़ी यूनियन में लिखते हैं, यूनियन ई कैसे करेंगे आप? तो 1 2 जो रिपीट एलिमेंट है एक ही बार स्पेसिफाई करना है, 1 2 4 हो गया, यूनियन मतलब दोनों को मिला के, तो ये जो सेट बना वो है तो ई ही है ना, देखो, तो ए यूनियन ई करेंगे तो इट विल बी ई ओनली। नेक्स्ट, सॉरी, ए इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, वापस वही इंस्ट्रक्शन में दिया है, ए इज अ सुपर सेट। ये इंस्ट्रक्शन से ये भी मालूम पड़ता है कि ई जो है वो एक प्रकार से बोलने तो यूनिवर्सल सेट भी हुआ हुआ गिना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ही सब है ना, टोटल टोटल ही वो एलिमेंट में है सब, बाकी दूसरे साथ उसके खाली ए है जो उसका सब सेट बना बैठा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ई जब आप करोगे तो मेरे को ऊपर के एग्जाम्पल के हिसाब से देख लो, ए और ई, मैं क्यों ऊपर का एग्जांपल ही लेऊंगा या ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को जो इंस्ट्रक्शन में बोला ना ई सुपर सेट ऑफ ई, वो ऊपर भी था, ई इज सुपर सेट ऑफ ई, तो वो इंस्ट्रक्शन के आधार पे एग्जांपल में मेरे को यही ले रहा है, लेने मिलेगा, तो मैं इस पे कंक्लूजन क्या दे सकता हूँ, ए और ई का इंटरसेक्शन देखो कॉमन कितना आता है, तो ए इंटरसेक्शन ई का सेट देखोगे आप कॉमन 1 और 2 ही आ रहा है, और 1 और 2 मतलब क्या है, ये ए सेट है ना, तो ऑप्शन ए, सेट ए, ठीक है। चलिए 26 27, वापस इन्हें पूछा ई यूनियन ई क्या होगा, अरे बाबा ई यूनियन ई होएगा, वापस वही है, ई सुपर सेट ऑफ ए, और नॉर्मली भी ई सुपर सेट ऑफ ए का रिलेशन का नहीं, इधर जरूरत भी नहीं, कि ए सेट का जिक्र किधर किया ही नहीं ना, इधर ना पूछा क्या है ई यूनियन ई, इधर ए सेट का जिक्र किया है क्या,
तो ई और ए का रिलेशन क्या होएगा उसको जानने का भी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। ये जनरल क्वेश्चन भी हो सकता था। ई यूनियन, कोई भी साइड अपने आप को यूनियन है तो वही आएगा ना। चल भाई, कुछ अननेसेसरी जानकारी बोल सकते हैं अपन। फर्दर 28, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, और इसको भी यही बोला है इंस्ट्रक्शन, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बोलो सेम इंस्ट्रक्शन के आधार पे। तो अब ई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो ई में नहीं है लेकिन ई के बाहर होना है। समझ में आया? जो ई में नहीं है लेकिन ई के बाहर होना है। तो इसके अंदर सोचो कि ई के बाहर मतलब क्या। ई के बाहर मतलब क्या। तो एक बात तो है यहाँ पक्का, ई सुपर सेट ऑफ ए बोला है तो सपोज हम अज्यूम करते भी है सेट ए तो क्या 1 2 3 कुछ भी ले लो। अगर ई ऐसा लेने का जो सुपर सेट है उसके लिए, तो इसके सब एलिमेंट आएंगे इसमें। और मैं एक्स्ट्रा 4 5 भी ले लेता हूँ चलो, जो इसमें यूनिकली दिए हैं। अभी ई और ए का रिलेशन तो जो है सुपर सेट का बैठा, ई सुपर सेट ऑफ ए, एग्जाम्पल हमने जो लिया। तो इसके आधार पे पहले तो मैं ये ढूंढूंगा ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उन्होंने पूछा है ना। ई कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है, किसका, ए का। तो मेरे को पहले ई कॉम्प्लीमेंट का सेट बनाना पड़ेगा। अभी एक बात ध्यान रखो, इधर यूनिवर्सल सेट दिया नहीं है। यूनिवर्सल सेट मतलब जो टोटल सेट के एलिमेंट को कंसीडर करते हैं अंडर स्टडी, लेकिन इधर दिया नहीं है। तो व्हाट विल बी ई कॉम्प्लीमेंट, मैं आपसे पूछता हूँ। जो ई में नहीं है लेकिन ई के बाहर है, समझ रहे तुम लोग? जो ई में नहीं है लेकिन ई के बाहर है, ऐसे ई कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, बताओ। हम्म, भाई नकुल, ई में नहीं है लेकिन ई के बाहर है। null set. नल सेट, वेरी गुड। भाई सब लोग समझ रहे हैं? तो ई के अंदर, तो ई नल सेट हो गया। अब आप ये, हाँ, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन देखने का रिक्वायर्ड क्या है अपने को, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब देखो ये ए में और ई में कॉमन क्या है, तो फिर वापस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, वो भी नल सेट बनेगा। मैंने ई कॉम्प्लीमेंट ढूंढा पहले, वो समझा, और उसके बाद ई कॉम्प्लीमेंट का और ए का इंटरसेक्शन का रिलेशन, मतलब कॉमन क्या है उसमें। तो कॉमन कुछ नहीं आता, ये तो नल सेट है, और इसमें ए 1 2 3 है, दैट इज नल सेट। फाइनली इट इज नल सेट, ऑप्शन बी। चलिए 29, ए इंटरसेक्शन नल सेट, ई सुपर सेट ऑफ ए, ये तो छोड़ ही नहीं रहे इन लोग। ई सुपर सेट ऑफ ए हर में, हर एक में दे रहे हैं। ओके, तो ए इज अ सुपर, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये तो कंडीशन दिया ही है। तो ए और नल सेट में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो कि ए ही होना है सर, कि क्या होना है, नल सेट। ये कुछ कॉमन ही नहीं है ना, वापस वही बात हो गई ना। ए में 1 2 3 है, और नल सेट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग। इसमें और इसमें कॉमन कुछ नहीं है, और कॉमन कुछ नहीं है तो नल सेट है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बताएं। तो भाई ऊपर वाला एग्जाम, क्योंकि वापस वापस इन लोगों ने वही बोला, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो इनको छोड़ रही नहीं है। चलिए, तो भाई ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, ए 1 2 3 था, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो के ए में नहीं और ए के बाहर है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4 5। और ए हो ऑलरेडी तुम्हारे पास है 1 2 3 और अब आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करके लेंगे, यू विल गेट 1 2 3 4 5 विच इज एग्जैक्टली नथिंग बट सेट ई है ना, तो मतलब आंसर आएगा सेट ई, ऑप्शन ए। धीरे धीरे ऐसा, मतलब आप उसको बराबर से समझ रहे हैं, तो एग्जाम्पल की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा? चलिए, अब 31st के लिए देखो इंस्ट्रक्शन दिया है इन्होंने कुछ। हाँ, क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, ई सेट प्रोवाइड किया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक दिया भाई जी। द सबसेट ई satisfying सबसेट ऑफ ई, इसका नाम दिया नहीं है सबसेट ऑफ ई का, चलो कोई बात नहीं। सबसेट ऑफ ई है एक ऐसा, सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग 5 + x ग्रेटर देन 10। लो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा करके होना चाहिए, वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, तो और उसका वो सबसेट। तो हमारे, तभी मेरे को बताइए, 5 + x, x की जगह पे क्या लेंगे कि भाई ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, बराबर ना। तो 5 + 5 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 + 5 10, 10 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, अभी ये भी इक्वल टू है नहीं। तो कौन सा सेटिस्फाई होगा, 6 7 8 9, सीधा ही साधा। तो ये कौन से एलिमेंट आ जाएंगे x के, 6 7 8 9। एक बात हो गई, बस नीचे वही पूछा है, इज, लो, खत्म, ऑप्शन बी, हो गई बात। हम्म, हो गई बात। चलिए 32, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। इधर क्या बोलते हैं, अच्छा इधर मेरे को पूछने का, जरा नया मॉड्यूल वाले लोग क्वेश्चन पढ़ो, तन्वी पढ़ो, मेरे को कुछ करेक्शन लग रहा है जो कि, हाँ तन्वी पढ़ो। If A delta B equals to A minus B, then B minus ये then डेल्टा, ये डेल्टा भी दे दिया है, तुमको भी डेल्टा ही लिखा है इधर ना, ए डेल्टा बी ऐसा लिखा है ना। ठीक है, मैं सोचा इसके अंदर कोई करेक्शन करके दिया होगा, चलो ठीक है, -b यूनियन b - है, आगे पढ़ो।
A equals to 1, 2, 3, 4. B equals to 3, 5, 7. Then A delta B is. अच्छा, ये डेल्टा बी ये से ही पूछा है, ठीक है। ओके, चलिए अभी ये समझ लेते हैं डेल्टा है वैसे हिसाब से, मगर उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि ये डेल्टा बी नोटेशन है, एक प्रकार से उन्होंने किसके लिए अज्यूम किया है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी माइनस ए। अब जरा देख लो, ये ए डेल्टा बी हमको ढूंढने को बोलेगा, है ना, उसका मतलब क्या ढूंढने को बोलेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अपने को क्या ढूंढने का है, वी हैव टू फाइंड ए डेल्टा बी, बराबर ना, वी हैव टू फाइंड ए डेल्टा बी, वेयर ए डेल्टा बी क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, हमको ए माइनस बी ढूंढने का, बी माइनस ए ढूंढने का सेट, और दोनों का उसका यूनियन कर देने का, ठीक है ना। तो अभी हम इंडिविजुअली ए माइनस बी निकालेंगे। अब ए माइनस बी कैसे ढूंढने का, देखो जरा, सब लोग का ध्यान बोर्ड पे। अब a माइनस बी का मतलब होता है, नीचे इन्होंने स्पेसिफाई जो किया है, मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ। a माइनस बी मतलब a में से सब b को माइनस कर देने का है। a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को माइनस करने का। a पहले है ना, b बाद में है ना, a माइनस बी। तो b में कौन से एलिमेंट है, तो 3, 5, 7, उसमें से 3 ही ऐसा है जो a में से माइनस होने होएगा, क्योंकि a में जो होएगा b के कॉन्टेक्स्ट में वही माइनस होगा ना। अब a में खाली ऐसा एक एलिमेंट है 3 जो b में भी है, तो वही माइनस होएगा। मतलब इसका सेट क्या बनेगा, सोच लो, इसका सेट क्या बनेगा, 1, 2, 3, तो 3 में से माइनस होकर चला गया, और 4। आर यू गेटिंग, a माइनस बी का मतलब समझ में आ गया सबको। a के एलिमेंट जो है वो पहले है देखने आपको, और उसमें से b के एलिमेंट माइनस हो रहे हैं, मगर b के कौन से एलिमेंट माइनस होंगे, जो a में है। तो b में कौन सा एलिमेंट है जो a में भी है, तो खाली 3 है, वो माइनस हो जाएगा, तो बचे कौन, 1, 2, 4। अब 5, 7 की बात छोड़ देना, 5, 7 तो b के अंदर है, वो तो b के अंदर है, अपने को तो a माइनस बी के हिसाब से a को पहले देखना है, प्रेफरेंस। चलिए, वैसे मेरे को b माइनस a करके बताएंगे आप, तो b है 3, 5, 7, और माइनस a है 1, 2, 3, 4। तो क्या 3 है, 3 है, वो चला गया, बचा कौन, तो 5, 5 उधर नहीं है ना, a में नहीं है ना 5, यहाँ पे 7, 7 भी तो उसमें नहीं है, बच जाएंगे ये दो। आर यू गेटिंग,
क्योंकि जो कॉमन है वो माइनस हो गया, वो चले गया, और इधर जो है वो है, क्योंकि वो उसमें नहीं है तो माइनस होएगा नहीं, वैसे का वैसे रह जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे बी माइनस ए। अब जरा एक और बात जब मैं आपसे करता हूँ, जरा देखो, डायग्राम बना रहा हूं मैं एक। और इसमें ये आप जो मैं डायग्राम में शेड पार्ट कर रहा हूं, और ये जो है जो सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये हो जाएगा शेडेड पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइनस बी। और ये हो जाएगा बी माइनस ए। अरे गेटिंग, ये नोटेशन खाली फर्क है, बाकी हम लोग ये लिखते कैसे मालूम है ना, तो आप लोगों को उस प्रोबेबिलिटी में सेट के हिसाब से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये पूरे ए में से बराबर है माइनस, ये अपना को पोर्शन क्या दिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है कॉमन, उसको माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, तो पूरे ए में से। आर गेटिंग? तो इसका अपन ऐसा भी नोटेशन रखा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए चाहिए बी नहीं चाहिए, ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिसमें ए होने चाहिए, बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। और इसी तरह से ये वाला जो रहेगा वो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए नहीं चाहिए बी चाहिए, तो इसका क्या होता था, बी में से कॉमन माइनस करो, खत्म। ये मीनिंग तुमने समझा है, मगर अभी ए माइनस बी और ए बी माइनस ए के एंगल से सोचने का है, मगर उसका अंडरस्टैंडिंग सेम है, खाली नोटेशन अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का है, मतलब यही है। अब आप देखो ए माइनस बी में मैंने कॉमन एलिमेंट जो था वो माइनस किया कि नहीं, समझ में आ रहा है? और आपको मांगता है तो इसमें आप लिख के बता भी दो तो भी आपको मालूम पड़ेगा, इसमें 1 2 3 4 और इसमें है 1 3 5 7, तो आपको दिखने में भी आएगा कि भाई हाँ कॉमन जो है वो बीच बीच में 3 आएगा, और इधर जो है 1 2 3, और इधर जो है 5 7। अब देखो आप क्लियर कट देख सकते हैं, ए माइनस बी के अंदर कौन सा दिखता है, 1 2 3, समझ में आया? अरे 1 2 4 सॉरी, 1 2 4, 3 तो कॉमन में चला गया, तो आपको दिख रहा है देखो 1 2 4, और बी माइनस ए में आपको दिखेगा 5 7, डायग्राम में देखो यहाँ पे भी मिला 5 7 मिला। जरा बाजू में डायग्राम ड्रॉ कर लो एक बार, खाली पहली बार कॉन्सेप्ट आया हुआ है और पहली बार ही हम एक क्वेश्चन में देख रहे हैं, बाकी इसको थियरी में ले सकता था। ओके, राइट नाउ यू मेंशन, तो बस अभी अपने को आंसर पहले ढूंढ लेने का है। फाइनली अपने को ये ए डेल्टा बी जो पूछा है उसमें कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करना है, तो ये रहा ए माइनस बी, ये रहा बी माइनस ए, इसका यूनियन कर दे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए गोइंग टू बी, दोनों को यूनियन करेंगे 1 2 4 5 7, खत्म हो गया बस। दिस इज योर आंसर 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7, ऑप्शन नंबर ए। प्लीज टेक डाउन प्रॉपरली along with डायग्राम। और डायग्राम नया नहीं है, खाली ये बोलने के लिए ए माइनस बी बी माइनस ए आपके लिए दिखने में नया है, मीनिंगफुली वो अपना सेम कंसिडरेशन है। और इसलिए मैंने याद भी दिला दिया कि उसको सेम मीनिंग किसके साथ हमने कंपेयर करके लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो ऑलरेडी हमने देखा भी है प्रोबेबिलिटी के थियरी में। उसमें हम प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात करते हैं, इधर हम नंबर ऑफ एलिमेंट के सेंस में बात करते हैं, बिकॉज इट इज सेट। और प्रोबेबिलिटी और सेट का रिलेशन है ही एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका सेट स्पेसिफाई करते हैं ना, सैंपल स्पेस है या कोई भी इवेंट है उसका सेट बनाते हैं हम, तो कंसेप्ट तो वहां पे और यहाँ पे
सेम प्लेटफॉर्म पे है दिखने में, यानी वहाँ नंबर ऑफ, यहाँ हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ डील करते हैं, वहाँ हम फाइनली प्रोबेबिलिटी के अंदर डील करते हैं। बाकी ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी अपन सेकंड एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने थियरी सब एक साथ कंप्लीट किया था, सेट रिलेशन फंक्शन, तो इसकी थियरी अभी उन लोगों ने ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज दिए है। वी स्टार्ट डायरेक्टली एक्सरसाइज 7B। एक्सरसाइज 7B, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, विच ऑफ द रिलेशन ऑन A to B आर फंक्शन A x y z B p q r s। और आपको A to B रिलेशन आपको फाइंड करना है A to B का। और ऑप्शन नीचे देखो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन एन पी एक्स क्यू वाई आर जेड एस। अब ये गलत है क्योंकि डोमेन में एन है ही नहीं ना। ए मीन्स डोमेन, ए टू बी ना, ए टू बी के लिए ए डोमेन हो जाएगा और बी को डोमेन हो जाएगा। आर गेटिंग? एरो डायग्राम बनाते ना अपन, ए टू बी ऐसा। तो एन तो डोमेन में है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, गड़बड़ है इसमें मतलब। नेक्स्ट, एक्स के साथ एस है, लेकिन उन्होंने सेट दिया है। देखो मैं जैसा है वैसा लिख रहा हूँ, कुछ बातें स्पेसिफिकली समझनी पड़ेगी। उन लोग ऐसा कभी कभी छोटा डिफरेंस देते हैं, तो लोग ध्यान में लेते नहीं है, आंसर ही खाली देखते हैं। तो जो ये आपको दिया है, सॉरी ये कॉमा है, तो कि एक्स के साथ एस है, ठीक है, वाई के साथ एस है, ठीक है, जेड के साथ एस है, ठीक है। चलो सी ऑप्शन में क्या है? सी ऑप्शन में y के साथ p और y के साथ q। अब ये आगे मैं लिखना ही नहीं चाहता हूँ, y का और इमेज p भी है, y का इमेज q भी है। मतलब मैं डेफिनेशन में बोला था वन एंड ओनली वन प्री इमेज, मतलब वो डोमेन के एलिमेंट का एक ही प्री इमेज हो सकता है। एक ही प्री इमेज मतलब जो आईने के सामने खड़ा है उसका एक ही इमेज होएगा ना। तो y खड़ा है और उसमें सामने शीशे में दिखता है p, और वापस दूसरी बार y खड़ा रहेगा तो उसमें उसको q दिखेगा क्या? नहीं हो सकता है ना। y का आंसर p मिला तो y का आंसर q कैसे मिलेगा फिर? वन एंड ओनली वन प्री इमेज। उसके बाद तो उन्होंने ऐसा भी दिया y कॉमा r, समझ में आ रहा है? तो अगेन मैं तो दो के लिए बोल दिया, तो तीसरे के लिए आने का सवाल ही नहीं है, तो ये तो गलत ही ऑप्शन हो जाएगा। और इसलिए वो रिलेशन का जो अपन ने डेफिनेशन देखा है वो ध्यान में लेना है। इसके साथ में देखो ये क्या है, x के साथ p, ऑप्शन नंबर डी, y के साथ r, z के साथ s। तो अब देखो b और d में क्या फर्क पड़ रहा है? b ऑप्शन देखो, x के साथ s है, y के साथ s है और z के साथ s है, और यहाँ पे x के साथ p, y के साथ r और z के साथ
एस। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो के सर ये एरो डायग्राम बी के हिसाब से आप बनाओगे ना, एक्स वाई जेड और बी है पी क्यू आर एस, और बी के हिसाब से ऑर्डर, बी के हिसाब से रिलेशन किसका किसका है? एक्स के साथ एस, वाई के साथ एस और जेड के साथ एस। चलो मैं तुमको सबको पूछता हूँ, बी ऑप्शन के हिसाब से ये डायग्राम बना, ये कौन सा रिलेशन है? अब मैं पूछता हूँ, वो जो रिलेशन का टाइप किया था ना, वो टाइप्स ऑफ रिलेशन सब लोग निकालो। मैं खाली हमेशा को पूछ रहा हूँ, तो सब लोग गो थ्रू करने का, लेकिन आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो थियरी देखो बुक नोटबुक में अपना। कांस्टेंट फंक्शन? नहीं जी, आप बुक में मैंने जो लिखवा है उसको देखो, टेक्स्ट मॉड्यूल में मत देखो। ये जो रिलेशन अपन ने ऐसा एरो डायग्राम बनाया ना एग्जांपल लेके, वो निकालो, हमारे अपने नोटबुक में मिलेगा आपको। सानी का बताइए, ढूंढो। मिलता है सानी का? बोलो क्या हो? ये इतना ये डायग्राम से तो तुमको मालूम पड़ना चाहिए। तन्वी बताओ। मैंने तो वन। मैनी वन, वेरी गुड। अरे भाई तुम लोग को अभी इसमें मैनी वन के अंदर कोई एक एग्जांपल देख लिया तो समझ में आ जाना चाहिए। अभी उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस या वेरिएशन दिखना नहीं है, मैनी वन ही होता है। डोमेन में मैनी और कोडोमेन में वन, खाली सब एस को ही रिलेट कर रहे हैं ना, देख लो ना हमेशा। यहाँ जो डोमेन में है वो मैनी है, एक्स वाई जेड मैनी, और यहाँ उन सबको सब रिलेट किसको कर रहे हैं? एस को, वन, मैनी वन। तो ये एक मिनट, टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने दो लिखवाया था, एक वन वन और एक मैनी वन। मिला सबको ये? इसमें ये मैनी वन हुआ ना, मतलब बी ऑप्शन सही है कि नहीं? अच्छा, अब डी ऑप्शन को चेक करने का है, बिकॉज यही दो बचे हैं ना, ए और सी तो मैंने चौकड़ी मार के रखा है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में डोमेन को डोमेन का हिसाब देखो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस। एक्स के साथ पी है, वाई के साथ आर है और जेड के साथ एस है। चलो हमेशा ही बताओ ये कौन सा हो गया? वन वन। वन वन, वेरी गुड। तो भाई साहब, तो कि ये डी वाला ऑप्शन भी हो सकता है, मतलब डी ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों के हिसाब से, दोनों पैटर्न के हिसाब से फंक्शन जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, कोई भी ऐसा आपको ऑप्शन देते हैं ऑर्डर्ड पेयर के लिए और बोलते हैं कि फंक्शन कौन सा है माना जाएगा, तो वो उसके डेफिनेशन को आप ध्यान में लेंगे, तो डेफिनेशन के आधार पर ये पता चलता है कि कोई भी डोमेन के एलिमेंट हो उसका एक ही इमेज होना चाहिए। या तो मैं उल्टा बोलूं, कोई भी कोडोमेन हो उसका एक ही प्री इमेज होना चाहिए। भाई समझ रहा है? मैं कभी इमेज बोलता हूँ, कभी प्री इमेज बोलता हूँ, किसके कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ? एक के कॉन्टेक्स्ट में बोला, डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में बोला, तो उसका एक ही इमेज होना चाहिए। या तो आप कोडोमेन के कॉन्टेक्स्ट पे पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं तो उसका एक ही प्री इमेज होना चाहिए। ये किसकी बात चल रही है मालूम है ना? ए टू बी की बात चल रही है, बी टू ए का हिसाब से मत सोचना, ए टू बी, ए डोमेन है, बी कोडोमेन है। और दूसरी बात, डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि भाई कोई भी डोमेन
डोमेन देखो आप ए सेट में जितने भी एलिमेंट डोमेन है मेरे, कोई भी डोमेन छूटने नहीं चाहिए। अभी समझो एक्स का रिलेशन किसी के साथ है, वाई का रिलेशन किसी के साथ है, जेड का रिलेशन किसी के साथ है। यहाँ ऐसा तो नहीं दिया एक्स और वाई का दिया, जेड का दिया ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, जेड को छोड़ा तो नहीं है उन्होंने, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर कोडोमेन में तो छूट गया ना, तो कोडोमेन में कोई भी छूटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडोमेन में यहाँ तो देखो तीन तीन छूट गए, पी क्यू आर तीनों दिन छूट गए। वो बोलेंगे मेरे के साथ तो किसी का रिलेशन ही नहीं है, नहीं है तो नहीं है, वो कोडोमेन है। हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है, डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है ऑलवेज। समझ में आ रहा है, डोमेन कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन बी और डी सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे फंक्शन रिलेशन के हिसाब से। जो फंक्शन बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए भाई ये लिख के ले लो, बराबर ड्रॉ करके ले लो। एक ही क्वेश्चन में से अपने को पूरा ये फंक्शन पहचानने का जस्टिफाई क्या किया मैंने वो मालूम पड़ना है। कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आने दो कि 2 पॉइंट पे अपने को क्लियर करना है कि फंक्शन है कि नहीं, वो जानने का है। तो क्या करने का, 2 कंडीशन को चेक कर लेने का। कौन सा 2 कंडीशन बोला, एक तो सभी डोमेन के एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए, एक्स वाई जेड देखो तीनों एलिमेंट को रिलेट किया हुआ दिख रहा है आपको। दूसरी बात कि एनी डोमेन where element has one and only one image, और या तो आप उल्टा बोलो कि each and every element of codomain has one pre-image। बराबर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, x, y ऑर्डर पेयर दिया है सच दैट x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5, where x y belongs to R। देखो तो क्या नीचे के हिसाब से ऑप्शन बनेगा, नॉट अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, 1-1 मैपिंग, वन नन ऑफ दिस। 1-1 मैपिंग मतलब 1-1 करस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो x और y का हिसाब दिखा रहे हैं कि x सेट और y का सेट, y के एलिमेंट मतलब वो x मतलब a सेट का एलिमेंट होता है, y मतलब b सेट का एलिमेंट होता है, ऐसा मान के चलो ये a सेट का एलिमेंट है और ये b सेट का एलिमेंट है। और दोनों के हिसाब से क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन में तो कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो समझो एक आदि हम माइनस वैल्यू लेते हैं, -3 लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 और इसमें रख दो, ठीक है। मगर वो मिला के 5 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू आप जो भी लो, बराबर है, प्लस उसके साथ y होने के बाद वो 5 आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन आप ओरली ऐसा भी ले सकते हैं जैसे कि 1 4 1 2 3 3 2 4 1। अभी आप बोलेंगे कि सर अभी इसके हिसाब से आप चेक करो, ऐसा जितना भी आएगा, क्योंकि ये 1 का रिलेशन 4 के साथ हुआ। अभी आप इसको एरो डायग्राम बना के देखते हो, उसके आधार पे देखते हो, 1 2
4। अभी आगे और बहुत आएंगे, लेकिन मैं अभी 2-4 एलिमेंट को ही देख के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे आ सकते हैं कॉम्बिनेशंस। और यहाँ मैंने लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, और 4 का रिलेशन 1 के साथ। इसके आधार पे ए भाई अमीशा बताओ। सर 1 1। 1 1, वेरी करेक्ट। तो बात पक्की हो गई, ये 1 1 मैपिंग है, ऑप्शन सी। हाँ, और ध्यान रखना ये मैंने 1 2 3 4 ऐसा खाली एक 4 ही ब्रैकेट दिखा है, ऐसा नहीं होना है। आगे और भी ब्रैकेट्स आ सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मैंने बोलना है, ऑर्डर्ड पेयर और भी आ सकते हैं। मैंने जानबूझ के कुछ एग्जांपल ही लिए हैं। माइनस के एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये उन्होंने बोला एक्स और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, है कि नहीं? तो रियल नंबर में जीरो वगैरह भी आएगा, जीरो के साथ भी आप कर सकते हैं। यहाँ समझो जीरो है तो यहाँ 5 होगा, है ना? 0 + 5 5, ये भी 1 1 हो गया। चलिए भाई जी, क्वेश्चन नंबर 3 कैसा लिखा है देखो। ऑर्डर पेयर है एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4 है, फिक्स बोला है एक्स इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। बस ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है पैटर्न में, मगर नीचे क्या ऑप्शन बनेगा वो बता लेगा इसके आधार पे। तो अगर आपको x इज इक्वल टू 4 दिया, ऊपर कैसा इक्वेशन दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है y इज इक्वल टू 5 माइनस x। होता है कि नहीं होता है? मतलब यहाँ y को स्पेसिफिकली ढूंढने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया है? y को ढूंढना है तो 5 माइनस x करने का, 5 माइनस x करने का। तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 4 दिया है, यहाँ कोई y का एलिमेंट तो है ही नहीं, तो y ढूंढा जाएगा कैसे? खाली x का वैल्यू 4 बोल के खड़ा रह गया। इसके अंदर y किधर है कि y ढूंढेंगे हम? यहाँ तो y था ना, तब जाके y ढूंढ पाए ना। तो यहाँ x का ही खाली इन्होंने जिक्र किया है, y तो है ही नहीं। तो भाई y का ढूंढने का यहाँ कोई हमारा सिस्टम नहीं बन रहा है। तो भाई ये हम डेफिनेटली बोलते हैं कि इसके डोमेन के आधार पे कोडोमेन निकालने के लिए कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, नो रिलेशन एज सच गिवन, सो वी कैन say it cannot be a function then, because there is no relation on this given x is equal to 4। तो लिखना है तो लिख लो, since no relation is given with y, hence it is not a, or it cannot be a function। तो फंक्शन बनने का मौका ही नहीं हमें मिलेगा। कुछ भी वेग इन लोग देके कैसा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट का, भाई कुछ बताओ इसमें से क्या आपको जस्टिफाई होता है, बराबर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप बराबर जस्टिफाई करेंगे। फोर, तो ऑप्शन ए नॉट ए फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 वापस वही दिया एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर y इज इक्वल टू एक्स। हाँ यहाँ देखो फॉर्मूला जो दिया है y में, y के कॉन्टेक्स्ट में दिया है ना, तो इधर बनेगा कुछ तो फंक्शन वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो सीधा अभी आप नीचे कमेंट पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन, इनवर्स मैपिंग, वॉट एवर, नन ऑफ दिस। चलो अभी चेक करो तो रियल नंबर के हिसाब से इसमें डालते जाओ y का वैल्यू, है ना, तो आपको क्या मिलेगा। तो फंक्शन है
क्योंकि ये फंक्शन बना के तो दिया ही है, तो डायरेक्टली हम बोल ही सकते हो अ फंक्शन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा आगे का पूछता हूँ, चलो इसके से। अभी मैं आपको ये पूछता हूँ, ये 1 1 होना चाहिए कि मैनी 1 होना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन में पूछा था ना, जैसा ऑप्शंस देखो, सेकंड क्वेश्चन में पूछा था 1 1 मैपिंग है करके, ऐसा कंफ्यूजन पूछा था। तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही पूछूं कि ये फंक्शन के आधार पे 1 1 होएगा या मैनी 1 होएगा? तो y का आंसर कैसे मिलता है, x का स्क्वायर करके। ये ऐसा एक एग्जांपल भी हमने डिस्कशन में लिया था थियरी में। ओके, आप जरा इसका डोमेन को डोमेन खाली कुछ बनाने का कोशिश करिए। मैं 2 4 वैल्यू लेके बनाता हूँ। -2 0, और ये मैं लेता हूँ यहाँ पर, चलो 2। तो यहाँ 4 ऑर्डर में लेता हूँ कुछ भी, 1 2 3 4। और ये मैं x और y है ना, जो ये x है और ये y है, वो क्या लेने चाहिए, रियल नंबर। तो समझ लेना इतने ही नंबर नहीं रहेंगे। x में मैंने जो ये -2 0 और 2 जो मैं नंबर लिया, ये और भी हो सकते हैं, मैंने को डॉट 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 कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी डॉट 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 होता है। इसमें भी बहुत सारे नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? जो रियल नंबर है, बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज x और y बोथ आर बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और मैंने कुछ लिमिटेड लिए हैं ताकि मैं रिलेशन बता सकूं। तो -2 का स्क्वायर करेगा तो 4 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेगा तो भी 4 मिलेगा। जीरो का स्क्वायर पर 0 है। ये कौन सा हो गया, मैनी 1। 4 पे गया ना ये, -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4। तो ये होता तो कौन सा होता, मैनी 1। अभी तो उन्होंने कमेंट खाली ऐसे ही बोला है ना, फंक्शन है या नहीं है उसके बारे में खाली बोलो, दैट्स इट। तो हमारा तो आंसर आ चुका था, ये मैंने एक्स्ट्रा आपसे बात किया, चर्चा किया कि ये होता तो मैनी 1 के आधार पे होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ऑर्डर पेयर दिया x, y सच दैट x लेस देन y where xy belongs to R। चलिए यहाँ पे भी x लेस देन y बोला है। अभी ये देखो, समझने की बात है, कभी भी फंक्शन ढूंढते हैं ना तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है, मतलब इक्वल्स टू का साइन रहता है। अब यहाँ उन्होंने ये लेस देन और इक्वल टू या लेस देन जो भी है उन लोगों ने रखा है, ग्रेटर देन जैसा भी कुछ दिया होगा ना, तो ये बोलने का नॉट अ फंक्शन। डायरेक्ट कमेंट मैंने क्यों किया, ये यहाँ समझ में आता है कि कोई भी फंक्शन बनने के लिए उसका y का एक ही प्री इमेज का हिसाब से जो होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, कि कोई एक वैल्यू डाला तो एक आंसर ही मिलना चाहिए, मतलब वो जस्टिफाइबल होना है। ये लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन मतलब कुछ ना, कितना भी लेस देन उसके हिसाब से होएगा, कंपैरेटिवली दिया है ऐसा। इट कैन नॉट बी अ फंक्शन, बराबर है। तो उन्होंने इसको भी कवर किया ऐसे पैटर्न को पूछ के, नॉट ए फंक्शन है देयरफॉर। अच्छा, 6th क्वेश्चन में आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं 1 7 और 2 6। ये अपन ने थियरी वगैरह में समझा है। आपको पूछा था डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा। तो पहला वैल्यू होता है वो डोमेन होता है ना, 1 2, दिस इज द डोमेन, ऑप्शन सी। आपको इधर करली ब्रैकेट किया है या सर्कुलर ब्रैकेट किया है ऐसा?
सर्कुलर है। हाँ, तो एक्चुअली डोमेन हम भी लिखते सेट के हिसाब से ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए था। ठीक है, दूसरे कोई ऑप्शन में दिया नहीं है ना ऐसा ब्रैकेट। ठीक है, तो इसी को पकड़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। लिखने का वो सिस्टम अपना ब्रैकेट का रहता है, वो भी समझ में आता है कि वो जो है वही होना चाहिए, वैसा ही पैटर्न दिखना चाहिए। चलो ठीक है। 7 रेंज ऑफ, एक आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, फिर इसके अंदर से रेंज ढूंढना है। वन कॉमा जीरो और 0,0। अब मुझे बताओ 3210 तो डोमेन है, उसका सबका रिलेशन 0 के साथ है। तो एक तो बात पक्का है, जो को दूसरा एलिमेंट रहता है वो उसका रेंज होता है, जो को डोमेन वाले है। तो रेंज इज इक्वल टू 0,0,0,0 ये लिखूं, या रेंज इज इक्वल टू खाली एक बार 0 लिखूं? 4 बार है इसलिए 4 बार 0 लिखने का। हाँ, एक बार, करेक्ट। हाँ, ये भी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी है। उन लोग इसके आधार पे ऑप्शन को बना के कंफ्यूज करते हैं, दिस कैन नॉट बी। भले वो 0,0,0 4 बार है तो 4 बार नहीं लिखना है, सेट में एक ही बार एलिमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, इवन आफ्टर इट हैज रिपीटिशन। तो दिस इज ओनली वंस यू टू शो, और दिस इज योर रेंज। ठीक है, यहाँ आप खत्म करते हैं। थैंक यू।